नमस्कार, मैं रत्ना वोरा गुजरात अहमदाबाद से हूँ। हमारे बहुजन संवाद के आज के इस एपिसोड झूठ पर झूठ, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के झूठ पर झूठ के ऊपर आज हमने ये एपिसोड बनाया है। और इसके अंदर हमारे साथ में पैनल में जुड़ी हुई है मंजू शास्त्री जी। मंजू शास्त्री जी जौनपुर में उत्तर प्रदेश में वकालत करती हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा से। और हरियाणा में तो अब उठापटक शुरू हो चुका है, कुछ भी नया परिणाम आने वाला है। साथ ही हमारे साथ हैं आईडी खजूरिया जी भी अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच कठुआ जम्मू से आते हैं और अपनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप मीर जी, जो लेखक है, राजनीतिक विश्लेषक है, राजस्थान से है और साहित्यकार है। और साथ ही कुछ और साथी जैसे जैसे जुड़ेंगे उनसे मैं परिचय कराती रहूंगी। आज के मंच का संचालन या कहो कि इस कार्यक्रम का संचालन मेरे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी कर रहे हैं। और आज का जो विषय है उस विषय के बारे में मैं थोड़ी सी आपको पहले भूमिका बांध देती हूँ, उसके बाद हम इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी अब 3 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी की जो भाषण है वो बहुत ही ज्यादा गरिमाहीन और अमर्यादित भाषण वो दे रहे हैं इन दिनों। और उनके जो भाषण में उनकी जो भाषा है वो भी बहुत स्तरहीन होती जा रही है धीरे धीरे। और उनके भाषणों में कोई तथ्य नहीं होता है और कह सकते हैं कि वो जो भाषण देते हैं उससे देश की जनता को आश्चर्य कम परंतु झटके ज्यादा लग रहे हैं। और सब लोग आखिर देश के इस प्रधानमंत्री को हुआ तो क्या हुआ। उन्होंने झूठ के इतने ज्यादा पहाड़ खड़े कर दिए हैं कि झूठ पे झूठ। पिछले 10 साल से जब से प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आए हैं या उससे पहले जब से उन्होंने मतलब राजनीतिक फलक पर अपनी एक पहचान बनाई है और वह पहचान गुजरात से शुरू हुई, तभी से उनके झूठ के पुलिंदे बढ़ते गए और अब वो एक झूठ का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है। अब प्रधानमंत्री जी के बचपन से शुरुआत करें तो उनकी जन्म तारीख के ऊपर भी संदेह है, फिर उनकी शिक्षा पे बात करें तो उनकी शिक्षा पे भी संदेह है। उन्होंने एक एंटायर पॉलिटिक्स की एक डिग्री ले रखी है, हमें नहीं पता ये डिग्री कहाँ से आई कैसे आई, पर वो भी संदेह के घेरे में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी कई सालों तक यह झूठ बोलते रहे कि वे शादीशुदा नहीं है, अर्थात अपनी शादी को भी छुपाते रहे। इसके बाद उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाई, ये भी एक झूठ है। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम चाय बेचा करते थे, पर जिस वडनगर रेलवे स्टेशन की वो बात बताते, जिन दिनों की बात बताते, उन दिनों वहां पर ऐसा कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं था। कहने का मतलब इतना ज्यादा झूठ बोल चुके हैं कि अब मैं तो ऐसा समझती हूँ कि विश्व में झूठ बोलने का अगर कोई इनाम हो, कोई ऐसा सर्टिफिकेट हो, तो वो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही झूठ बोलने का सबसे बड़ा खिताब विश्व में मिलना चाहिए, क्योंकि विश्व में इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और कोई झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया है। साथ ही अब जिस तरीके से 3 चरणों के चुनाव हो गए, इन चरणों के चुनाव के बाद जो मत पड़े हैं और उन मत को पढ़ने के बाद जो रुझान तो नहीं कह सकते, पर जिस तरीके से सामने आया मत गिनती, तो उससे लग रहा है कि अब इनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। इन्होंने जैसे पहले चरण खत्म हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग लेके आ गए, मंगलसूत्र लेके आ गए, 2 भैंसे लेके आ गए, और अब तो यहाँ तक कि उन्होंने अडानी और अंबानी को भी बीच में ले आए हैं और उनके बारे में भी इतना बड़ा झूठ बोला है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को बोला कि शहजादे को इतने सारे टेम्पो भर भर के अदानी और अंबानी काला
चावल बोरे में भर भर के दे रहे हैं, तो अब वो राहुल गांधी, अदानी और अंबानी का नाम अपने भाषणों में नहीं ले रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। तो कहने का मतलब आज की ये पूरी डिबेट, ये जो भी परिचर्चा है, प्रधानमंत्री के झूठ के ऊपर ही हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो आज अब इस परिचर्चा में मैं सबसे पहले एडवोकेट मंजू शास्त्री जी को ही बुला लेना चाहती हूँ। आप जौनपुर से हैं। आप मंजू शास्त्री जी, आप अपने कुछ टिप्पणी दीजिए इस प्रधानमंत्री के झूठ के बारे में। आखिर करे तो क्या करे इस झूठे इंसान का, ये भी बताइएगा जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी, धन्यवाद आपको और हमारे बहुजन संवाद के सभी साथियों को। एक समय था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय नेताओं की जो जुबान थी, यानी वो जो वादे करते थे, उसकी बहुत अहमियत रहती थी और जनता ये मान के चलती थी कि इन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे और वो पूरा करने की तरफ अग्रसर भी रहते थे। लेकिन संसाधन कम थे, तो इस वजह से वो चाहे भले पूरा ना कर पा रहे हो, लेकिन उस दिशा में उनका प्रयास हमेशा जारी रहता था। इसलिए जनता का एक भरोसा रहता था कि हमारा नेता जो है वो सच बोलता है। लेकिन वर्ष 2014 आया और सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। वर्ष जो 14 आया, वो आया वादे, और जो वादे जो होते थे वो जुमलों में बदल गए और जो सच था वो झूठ में बदल गया। हमारी सनातनी परंपरा जो है वो ये कहती है कि झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने से आदमी नरक में जाता है। लेकिन जिस सनातनी परंपरा को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी अपना बीड़ा उठाए हुए हैं, चाहे वो फर्जी ही सही, लेकिन उसी सनातनी परंपरा का मखौल उड़ाते हुए वो इतने अधिक झूठ बोल चुके हैं कि जैसा कि अभी हमारी एडवोकेट रत्ना जी ने कहा कि इनका नाम वास्तव में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, विश्व के रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो जाना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि अगर हम कभी सर्च मारे झूठा प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आ जाता है। ये हमारे गूगल में भी झूठे प्रधानमंत्री के रूप में ये एकदम प्रचारित हो चुके हैं। तो अब इनके झूठ पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमने भी कुछ डाटा कलेक्ट किया है, क्योंकि इतना अधिक इन्होंने झूठ बोला है कि उसको हम लोग संकलित कर ही नहीं सकते। हर पॉइंट पर झूठ बोला है, इतिहास पे झूठ बोला, भूगोल पे झूठ बोला, अर्थव्यवस्था पे झूठ बोला, देश की जनता की मानसिक, मतलब हर बात पर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर पॉइंट पर झूठ बोला। तो उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण झूठ हैं, जो जिससे कि हमारी जनता प्रभावित हुई है, तो उसमें एक आता है स्मार्ट सिटी। इन्होंने कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, संख्या भी इन्होंने बताई थी कि हाँ इतनी स्मार्ट सिटी मैं बना दूंगा। लेकिन आप बताइए क्या कोई स्मार्ट सिटी बनी? इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। वाराणसी में अगर आप बनारस बरसात के दिन में आप चले जाइए, तो वहां की बजबजाती हुई नालियां और वहां की बजबजाती हुई सड़कें ही बता देंगी कि वाराणसी कितना अच्छा स्मार्ट सिटी है। और चारों तरफ तोड़ फोड़ और पूरी तरह से इन्होंने वाराणसी को भी जो है बर्बाद करके रख दिया, कहीं कोई स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती। उसी तरह इन्होंने एक वादा किया 2 करोड़ रोजगार दे। 2 करोड़ रोजगार को कहा जाए, जो रोजगार लोगों के पास थे वो रोजगार भी इन्होंने छीन लिए। इन्होंने ऐसा ताना बाना बुना कि हर आदमी बेरोजगार हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी यहाँ से अपना झोला चप्पल लेकर के चली गई और विदेशों में भी इन्होंने जो जो शब्द बोले इनके सांसदों ने या खुद इन्होंने, उसे विदेशी भी नाराज हुए और वहां पर हमारी भारतीय लोगों की जो कंपनियां थी जिसमें कि हजारों लोग नौकरी पाए हुए थे, जॉब पाए हुए थे, वो सारी नौकरी वो कंपनियां ही बंद हो गई। सऊदी अरब का कांड हुआ। अब इसके बाद जो मुख्य आता है किसान। अब आप किसान पर देखिए कि इन्होंने कहा था कि आय हम दुगनी कर देंगे, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काला कानून ये ले आए कि जिसमें वर्षों तक हमारे किसान आंदोलनरत रहे और उनके आगे इन्होंने कीले बिछा दी, इनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया, इनके ऊपर पानी की बौछारें डलवाई, हर तरह से प्रताड़ित इन्होंने किया किसानों को। उस कानून जो कि उस काले कानून का विरोध कर रहे थे और हमारे किसान कितने शहीद हो गए।
तो ये भी एक इनका बहुत बड़ा झूठ था कि मैं किसानों की आय दोगुनी करूंगा। कहीं भी कोई किसान की आय दोगुनी नहीं होती नजर आई हम लोगों को। अब इसी तरह से आप देखें कि और एक जो सबसे बड़ा हास्यास्पद झूठ रहा इनका कि विदेशों में बैंकों में काला धन जमा है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। तो कौन कहे कि बैंकों में काला धन और 15-15 लाख रुपया सबके खाते में भी जाएगा। तो विदेशों का काला धन तो अपनी जगह बरकरार रहा और इन्होंने क्या किया कि नोटबंदी करके जो जनता की जेब में जो कुछ पैसा था, जो व्हाइट मनी थी, वो सब इन्होंने बटोर लिया और बटोर करके पूंजीपतियों को दे दिया और पूंजीपति मालामाल हो गए। और जब नोटबंदी हुई तो उस समय जो आंकड़ा था आरबीआई का कि इतने नोट हमारे सर्कुलेशन में है, लगभग उतने नोट उनके यहाँ जमा हो गए। तो अगर उनके नोट जमा हो गए तो फिर काला धन कहाँ गया? काला धन, इन्होंने कहा था ना, काला धन पर रोक लगाने के लिए ही हम नोटबंदी कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा ना मिले इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। तो वो सारा पैसा जब वहां चला गया तो वहां भी इनकी कलई खुल गई, पोल खुल गई कि कोई काला धन न तो इंडिया में था और ना ही सर्कुलेट था। और इन्होंने केवल एक जुमलेबाजी की कि हाँ काला धन आएगा और विदेशों से भी आएगा तो 15-15 लाख देंगे। तो विदेशों से तो आया नहीं, जेब किसकी भर गई? पूंजीपतियों की। और पूंजीपति जो है वो कई गुना उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया और आम जनता के जेब से जो पैसा निकला वो उनके पास चला गया। आम जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है और गरीबी रेखा के नीचे। महंगाई पर भी उन्होंने कहा, महंगाई पर भी आप देख लीजिए, महंगाई पर भी कोई रोक वोक नहीं लग पाई। अब आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आता है बेटियों के संबंध में। इनका क्या भाषण था कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने, जी एक मिनट मैं बोलूंगी जरा सा, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ये मोदी जी का भाषण था। राक्षसों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। हुआ क्या? हाथरस कांड हो गया, उन्नाव कांड हो गया, एमपी हमारा जल रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे देश की शान, हमारी बेटियां, एथलीट बेटियां, कुश्तीबाज बेटियां, उन्होंने आरोप लगाया ब्रिजभूषण के संसद के ऊपर, लेकिन ब्रिजभूषण का कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो है उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। बिल्किस बानो जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा गूंजा था बिल्किस बानो का, उसके बलात्कारियों का, हत्यारों का, उनको इन्होंने माफ कर दिया। माफ करने के बाद उनका माला फूल से उनका स्वागत हुआ। तो बेटियों का जो ये कह रहे हैं कि उन राक्षसों को मैं फांसी पे दूंगा, तो फांसी पे न दे करके ये उनका माला फूल से स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब थोड़ा सा हम विदेशों पर भी नजर डालेंगे कि जो विदेश में जो जी मंजू जी, मैं आपके पास फिर आती हूँ। इसी बीच में बहुजन संवाद में हमारे जो डॉक्टर सुनीलम जी हैं वह भी जुड़ चुके हैं। पूर्व विधायक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान संघर्ष समिति के मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र सिंह सोढी जी, ये सचिव है C2 छत्तीसगढ़ से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत सिंह जी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हरियाणा से। और आप सभी साथ में जुड़े हैं, तो आपका भी मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और अब मैं शायद डॉक्टर सुनीलम जी को कहीं जाना हो या उनका नेट चला जाए, इससे पहले जी मेरा ट्रेन है इंदौर की। ओके, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस विषय पे विस्तार से बताएं, क्योंकि जब आप बोल लेते हैं तो लोगों को बोलने का मटेरियल और अच्छा मिल जाता है और एक बहस अच्छी छिड़ जाती है। तो मैं डॉक्टर सुनीलम जी से गुजारिश करती हूँ कि आप इस विषय पर अपनी टिप्पणी दें। जी डॉक्टर सुनीलम जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं रखूंगा, क्योंकि कॉमरेड मंजू ने पूरी बात रख दी है। मेरा एक तो कहना यह है कि अभी जो लेटेस्ट झूठ बोलना शुरू किया वो अडानी अंबानी को लेकर के है कि चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया। अब अडानी अंबानी को लेकर के जितना अपोजिशन ने बोला है, मुझे लगता नहीं है कि आज तक कभी टाटा बिरला के खिलाफ भी इस तरीके की बातें हुई होंगी। तो हम लोग तो बहुत स्पष्ट तौर पे अडानी अंबानी की संपत्ति को रात-सात करने की बात बोलते रहे हैं और आगे भी बोलते रहने वाले हैं। मोदी जी का जो एक बड़ा झूठ जब उन्हें दिख गया कि मेरी पराजय होने वाली है, तब उन्होंने कहा कि एक्सरे करेंगे और मंगलसूत्र ढूंढेंगे और मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे।
और फिर उन्होंने कहा कि वो भैंसें अगर 2 हैं तो एक भैंस खोल के ले जाएँगे। अब इस तरीके की बात मुझे लगता है कि ये तो मानसिक तौर कुछ असंतुलित व्यक्ति ही ऐसी बात कर सकता है। प्रधानमंत्री का स्तर तो ख़ैर बहुत बड़ा होता है। मतलब सार्वजनिक जीवन में सबसे बड़ा एक पद है। तो लेकिन इस तरीके की बात करने का मतलब ये है कि जो इतिहास है, वो इतिहास तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने जो राजशाही थी वो ख़त्म किया, है ना? और बैंक जो थे उनके प्राइवेटाइज़ेशन ख़त्म किया। तो उस तरीके का काम जो है, वो जो बड़े पूँजीपतियों के साथ तो किया था, लेकिन लोगों के मंगलसूत्र निकलवाना मतलब ये वैसा ही है कि जैसे नोटबंदी की और नोटबंदी करके लोगों के नोट निकलवा लिए, तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे वाली स्थिति जो है वो उन्होंने बनाने का काम किया। मैं क्योंकि ये पार्टी के तौर पर चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं और मैं तो बार-बार जहाँ पर भी जा रहा हूँ, मैंने 150 से ज़्यादा सभाएँ की हैं, इंडिया गठबंधन की। कल भी जो इंद्रजीत सिंह जी के मित्र हैं काराकाट में कॉमरेड राजाराम सिंह जी, तो मैं वहाँ पर और अशोक धवले जी और योगेंद्र यादव जी, तेजस्वी यादव जी और दीपांकर जी हम लोग थे और मैं वहाँ पर भी ये अपील कर रहा था लोगों से कि जब वो वोट करने के लिए जाएँगे तो उन्हें ये जो झूठ है, केवल इसी के ऊपर ये देखते चले जाएँ कि इन्होंने किसानों के लिए क्या बातें की और किसानों को किस तरीके से लखीमपुर में कुचलवाने का काम जो है, वो अजय मिश्रा, शंकर टैनी के लड़के ने कर दिया। किस तरीके से शुभकर्ण को गोली मारने का काम हुआ, किस तरीके से भाजपा ने हमारे यहाँ पर जो है मंदसौर के अंदर गोली चालन करने का काम किया। तो एक के बाद एक मोदी जी के बारे में ये अभी से एक मान्यता बन गई है। मतलब एक समय जब आता है तो किसी को कोई चीज़ का प्रतीक बना लेते हैं। तो आप अब ये स्थिति देश में आ चुकी है कि मतलब आप कोई ज़्यादा झूठ बोलने की जगह पर ये कहने लगे हैं कि भाई आप मोदी मत बनिए। मतलब बहुत उसको सम्मान भी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि कृपया करके मोदी बनने की कोशिश मत करो। तो बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और इसलिए इसको झूठ का जो है वो टोकने का काम इस तरीके से किया गया है। तो जो अब तो सोशल मीडिया के अंदर भी और सभी जगह पर ये पूरा का पूरा प्रचलित है कि एक तरीके से मोदी जब कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो लोग ये समझ लेते हैं कि ये दूसरी दिशा में जाने वाले हैं, ये उल्टी दिशा के अंदर जाने वाले हैं। क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सोच है, वो एक ही लाइन के ऊपर जाता है। वो फाइनली राउंड जो है वो जो है उन्होंने जैसे आपको याद होगा जो भारत का पूरा एक कानून था, उस कानून के अंदर पूजा स्थलों की जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके अंदर भी जो है बदलाव करने का काम बाकायदा हो गया, सुप्रीम कोर्ट की मोहर के साथ में हो गया। और अब वो क्या बोल रहे हैं उसके अंदर सबसे बड़ा झूठ, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है, उसके ऊपर बाबरी ताला लग जाएगा। अब आप मुझे बताइए इस पूरी दुनिया में क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता है? या किसी ने ऐसा दावा किया है क्या कि हम सरकार में आएँगे तो हम राम मंदिर के ताला बंद कर देंगे? और इस देश के अंदर तो क्या कभी कहीं पर ताला बंद इस तरीके का पॉलिटिकल चुनाव के बाद में किसी जगह का हुआ है? हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि स्थिति को मतलब ज्ञानवापी हो, चाहे भोजशाला हो या तमाम सारी जगह पर उन स्थितियों को परिवर्तन करने की कोशिश स्वयं मोदी सरकार के द्वारा ज़रूर की गई है। अब एक बात ज़रूर है कि जो वो बात कह रहे हैं, 370 को लेकर के कहते हैं और उसके बाद में तो खजूरिया साहब बताएँगे, हम तो उसके लेकिन वो मतलब पूरे देश के अंदर जो उन्होंने एक वो लिया था, श्रेय लिया था कि मैंने 370 खत्म कर दिया तो सब कुछ जो है सुधर जाएगा। लेकिन मतलब ना तो कोई मतलब भाजपाइयों ने श्रीनगर के अंदर जाके प्लॉट लिया, ना इंडस्ट्री बनाई और तमाम किस्म से गोरी लड़कियों तक के बारे में बहुत ही अश्लील बातें तक की थी, वहाँ है पे ना? इलेक्शन सब भी नहीं था, बातें उम्मीदवार जो भी है नहीं रखे। जी, जी, इलेक्शन को लेकर के लेकिन कहते वहाँ रहे पे कि कर रहे और अब उम्मीदवार भी तो नहीं रखे हैं इलेक्शन ही नहीं भाजपा ने। लड़े वहाँ। हाँ, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। 370 के पूरे देश में उसमें वोट ले रहे हैं
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर तो चुनाव भी लड़ने की हिम्मत नहीं वो जुटा पाए। तो इस तरीके की तमाम सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि सब वक्ता साथियों को अपनी-अपनी बात रखनी होगी और यही सब तथ्य हैं। तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि कल जो एक नया मॉडल मोदी जी ने निकाला है, वो मॉडल ये है कि जैसा कि खजुराहो में हुआ था कि वहाँ पर कैंडिडेट का जो फॉर्म है वही रिजेक्ट कर दिया गया। फिर सूरत के अंदर तो निर्विरोध ही कर दिया गया। फिर इंदौर के अंदर जो कुछ हुआ, वो ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को ही जो है वो एक किस्म से खरीद लिया, डरा दिया, मिला लिया। लेकिन वहाँ पर एसयूसीआई जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो हमने सोचा कि भाई जो है कांग्रेस ने तो वहाँ पर नोटा के लिए कॉल दिया है, लेकिन हम लोग जो है वहाँ पर उनको समर्थन करने के लिए जा रहे हैं, ताकि लोकतंत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम के तहत चुनाव तो होना ही चाहिए। तो मेरा ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। रत्ना जी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीलम जी। आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने तो राजाशाही खत्म की और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, और अभी जो मोदी है उनके तीसरे चरण के चुनाव के बाद बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कुछ भी उल-जुलूल बोल रहे हैं, वाहियात बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं अभी इंद्रजीत सिंह जी है जो अपने कुछ कहना भी चाहते हैं, तो मैं उन्हीं को इन्वाइट करती हूँ। इंद्रजीत सिंह जी, आप आइए और इस विषय पे आपको इसलिए तकलीफ दे रहा हूं, मेरे को भी एक बार कहीं जाना पड़ेगा अर्जेंट। आज हमारे एक साथी होते थे मेरे साथ, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। दरअसल वो पूरा हमारे साथ आंदोलनों में भी, और मेरे क्लास फेलो भी थे, इमरजेंसी में जेलों में भी रहे। वो कोविड के दौरान गुजर गए, डॉक्टर महावीर नरवाल। वो कृषि वैज्ञानिक थे। खैर, अंजू जी ने जो शुरू में रखा ना, उसके उनको आश्चर्य हो रहा है कि भाई आजादी के बाद देश में ऐसे कोई इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग झूठ नहीं बोलते थे। ये सही बात है, लेकिन बात यह है कि वो इसलिए झूठ नहीं बोलते थे कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में जो मूल्य व्यवस्था हमने अर्जित की थी हमारे देश की उन पीढ़ियों ने जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, तो वो राजनीति के अंदर भी कुछ मान मूल्य उस टाइम पर वो बचे हुए थे और वो देर तक रहे भी। खैर, लेकिन ये तो इसलिए ज्यादा बोलते हैं ना झूठ, क्योंकि ये आजादी के आंदोलन में थे नहीं और इनको कोई संकोच नहीं होता है झूठ बोलने में। मैं एक ना 8-10 साल पहले की मुझे अब तक याद है, अंग्रेजी के अखबार में एक कर्नाटक की खबर छपी थी कि कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री बीजेपी के, वो अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कुछ क्लास ले रखी थी उनकी। उन्होंने ये कहा कि झूठ बोलते हुए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं आता हो कोई जवाब किसी चीज का और कोई पूछ ले, जैसे उन्होंने दिया, मान लो कोई ये पूछ ले कि बारिश कैसे होती है, अगर ये पूछ ले कि बारिश कैसे होती है और आपको पता नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि मोदी जी करवाते हैं इसलिए होती है बारिश। मतलब वो मेरे को हंसी आई वो खबर पढ़ के, लेकिन वो एक गालिब का शेर है कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अब इतनी ये जो झूठ बोल रहे हैं, अब हंसी भी आनी बंद हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछले दिनों जो गारंटियां दे रहे थे ना, उस पे भी कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि ये ट्रंप के यार हैं असल में मोदी जी। इन्होंने पिछले इलेक्शन में अमेरिका में जाके ट्रंप की जीत की गारंटी दे दी थी, आपको याद होगा। वहां जाके ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप के बारे में आप इंटरनेट पे निकालना, क्योंकि अमेरिका में जो आमतौर पर उनकी नीति रही है, वो झूठ नहीं बोलते। वो किस देश पर हमला करते हैं तो दम्भ के साथ ये कहते हैं हाँ हमने हमला कर दिया, मतलब चाहे वो वियतनाम रहा हो चाहे और कोई से कंट्रीज रहे हो। लेकिन पिछले दिनों ट्रंप का जो शासन काल था, उसमें जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया तो पत्रकारों ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अभी देखते हैं कितने झूठ बोलता है। तो 4 साल में
30,573 झूठ बोले थे उन्होंने, ट्रंप ने 30,573 4 साल में। मैं इंटरनेट पे देखा मैंने। और जब वो हराया लोगों ने ट्रंप को, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन पे ही हमला करवा दिया और वहां हिंसा और तोड़फोड़, आज तक भी मुकदमा है, फिर भी खड़े हो गए वो। तो एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, ये उनके साथी है। अब विडंबना ये है, देखिए सच्चाई की बात के हमें झूठ के सवाल पर बहस करनी पड़ रही है, जब देश इतने नाजुक दौर से गुजर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ समस्याएं हैं, कृषि संकट है, बेरोजगारी है, सुरक्षा का सवाल है, महिलाओं का। अरे ये एक हमारी जन कल्याणकारी अवधारणा का राज्य है, तो करने को इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं। और अभी अंजू जी ने 4-5 तो बहुत ही इस प्रकार की मुख्य चर्चाएं यहाँ गिन के बता दी कि कहाँ कहाँ क्या क्या वो झूठ बोल रहे हैं। और अब जो ये बोला गया है कि भाई वो टेम्पू भर के अडानी अंबानी काला धन जो है वो कांग्रेस पार्टी को भेज दिया। तो एक फेसबुक पे ना वो जो आता है वॉर रुकवा दी पापा, वो ये कह रही है, वो कह रही है वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन टेम्पू नहीं रुकवा पाए। दूसरा एक काफी बड़ा चुटकुला वायरल हो रखा है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। वो जो अंजू जी तो कह रही थी कि पहले कहते थे भाई जो झूठ बोलेगा वो नरक में जाएगा। एक और आजकल वायरल हो रखा है, उसमें लिख रखा है कि झूठ बोलने वालों को पहले राम उठा लेता था, अब झूठ बोलने वाले ही राम को उठाए फिर रहे हैं। मतलब तो ये जमाना बिल्कुल ऐसी पलटी खा गया है, मतलब शर्म आती है। अब क्या करें, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति, उनको इतना नहीं मतलब थोड़ी सी भी झिझक नहीं है कि भाई तुम क्या कह रहे हो यार, मतलब लेकिन मैं आपको बताऊं, ये झूठ बोलने का एक कारण, ये रोज अपना एजेंडा शिफ्ट करने लग रहे। हमारे यहाँ ना हरियाणा में एक शब्द है, उसमें कहते हैं बौंदड़ गया। जब आदमी डेस्परेट होके भयंकर कंफ्यूजन हो जाए ना, उसको बौंदड़ गया कहते हैं कि ये बौंदल चुका है। और जब बौंदल गया, डर की वजह से बौंदल गया, वो समझ में नहीं आ रहा भाई क्या तो छुपाएं और क्या बोले या कहाँ जाएं। एक बोला हुआ झूठ तो 4 घंटे भी नहीं काम दे रहा। तो कहते हैं डरा हुआ व्यक्ति ना अपने साय से भी डरने लग जाता है। ये वो डर है, उनको ये लग रहा है भाई तेरे इतने यार हैं, तुमने तो इतने बड़े राष्ट्रीय संपदा उनके हाथों दे दी अडानी अंबानी के, आपसे बेस्ट तो कोई कारपोरेट का प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। अब उनको ये डर लग रहा है कि अडानी अंबानी को भी ये तो आभास हो गया होगा ना कि ये हार रहे हैं, तो उनको ये भी डर लग रहा होगा कि वो अपनी लॉयल्टी और वफादारियां शिफ्ट कर सकते हैं। तो इनका खुद ही विश्वास उठ गया है अब उनमें से, शायद। मैं हालांकि ये बहुत बड़ा शोध का विषय है कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को। और वो जो शब्द है ना, कितने नोटों के बोरे ले मारे, वो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या सौदेबाजी हुई है। बिल्कुल वो जो सड़क छाप से मतलब शब्द होते हैं ना, वो शर्म आती है सुनते हुए, यार क्या बात कह रहे हो। तो काला धन तो खत्म कर दिया था तुमने नोटबंदी में, तो अब काय को मतलब काले धन की बात ये कहां से आ गया अचानक, इतना काला धन के टम्पुओं में इधर से उधर मारा घूम रहा है। तो ये है स्थिति। इसलिए देखिए कि जो वास्तविक एजेंडा से भटकाना चाहते हैं, ये हमें जो रियल क्वेश्चन है ना लोगों के, उनसे भटकने नहीं देना बिल्कुल, ना ही सांप्रदायिक ना ही जातिवादी ध्रुवीकरण होने दिया जाना चाहिए। उसके बारे में भी वो इतनी झूठ मतलब बोल रहे हैं। तो सत्यमेव जयते, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रचलन में है, इसलिए सत्य की ही निश्चित तौर पर जीत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया। थैंक यू।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह जी। आपने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी, कहा कि पहले आजादी के समय पे मूल्यों के ऊपर, मतलब जो नेता होते थे उनका एक मॉरलिटी होती थी, मूल्यों पे चलते थे, जो बात कहते थे उसको पालन करने की कोशिश करते थे। परंतु अब ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं है, इसलिए इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। साथ ही आपने बताया कि ये ट्रंप का साथी है और ट्रंप ने 30,573 झूठ बोले हैं, तो ये तो उसका साथी है। बोलते हैं ना कि हर एक को अपने जैसे लोग ही पसंद आते हैं, तो इससे ट्रंप को भी पसंद कर रखा है। तो बाकी वो वॉर रुकवादी वाली बात तो मैं भी बोलने ही वाली थी कि मोदी खुद तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, साथ में इश्तिहार भी ऐसे झूठे बनवाते हैं कि वॉर रुकवादी पापा। खैर, आपने बहुत सही तरीके से इस बात का विश्लेषण किया है। अब हमारे बीच में आईडी खजूरिया जी भी उपस्थित है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र मंच से, कठुआ से, जम्मू एंड कश्मीर से। और मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे देश से, अलग अलग जगह से हम बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी बोली में और अपनी अपने लहजे में बहुजन संवाद में चार चांद लगाते हैं। तो आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से, नमस्कार सभी को। मैं बारी है। मैं सबका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे भी समय दिया। बड़े अफसोस के साथ और मायूसी के साथ ये आज कहना पड़ रहा है हमें, हमारी पीढ़ी को, कि आज हम झूठ पर बहस कर रहे हैं, या सोच रहे हैं, या इस पर बात कर रहे हैं। जब बड़े बड़े राइटरों ने, बड़े बड़े थिंकर्स ने कहा कि व्हाट वी थिंक वी शुड से, व्हाट वी से वी शुड डू। हम जो सोचते हैं वो हमें कहना चाहिए और जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन आज हमारी डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ये बड़ी हैरानगी की बात है। और 2014 से लेकर हमारे सामने आया, ये हमें 10 साल में जो हमें देखने पड़ा। लेकिन हमने जो पहले ही इनको पढ़ा था, जो हमने 1925 से लेकर जब राष्ट्रीय आरएसएस का गठन हुआ था और इन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते किए थे, तो उसी से पता चल गया था कि ये झूठ पर खड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और देश में ये झूठ और अनर्थ करवाएगी और ये ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक तो इनको पावर नहीं मिली, तो ये बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से चलते रहे कि हमें तो सोचो वर्क करना है जी, हमें तो ना सत्ता लेनी है, ना हमें जरूरत है, और ना हम सत्ता में भागीदारी बनेंगे, हम तो सामाजिक काम करेंगे। हम इस बात को भी नहीं समझ पाए, ये भी बहुत बड़ा झूठ था। ये हमारे जो सियासतदान थे, जो देश में हुकूमत करते रहे, या जिनसे ये बातें होती रही, वो ये बात नहीं समझ पाए इनकी बात को कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। लेकिन आज हमें पता चला कि जब इनके पास पावर आई और पावर लेते ही इन्होंने इतना झूठ बोला कि आज देश में एक एक बच्चा झूठ बोलना शुरू हो गया है। पहले घर में माँ बाप से भी कोई बच्चा थोड़ा बहुत डरता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज एक कल्चर बन गया हमारा एक आज रवायत बन गई कि झूठ तो बोलना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलता है, और इतना झूठ मुझे हैरानगी लगती है कि आपने बहुत सा डिस्कस कर दिया है। मैं उसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले इन्होंने एक भाषण में कहा कि लालू रेल मंत्री थे, तो जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने गोदरा में वो काम करवा दिया। भाई लालू जी तो 2004 में 2009 तक रेल मंत्री रहे, और 2002 में वो कहा रेल मंत्री थे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा और किसी ने नहीं सुना, ना किसी ने लिखा, ना किसी मीडिया ने इसको उठाया बात को। ये यार कितना बड़ा झूठ है कि 2002 का और 2004 में लालू मंत्री बन रहा है रेल का, और रेल में वो हादसे खुआ रहा है 2002 में। ये कितनी हैरानगी की बात है। इसलिए इसके एक झूठ ने बहुत लोग, अब जम्मू कश्मीर का हम रहने वाले हैं, हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जहां बहुत आराम हो गया है, बहुत नॉर्मल सी आ गई है, बहुत सिटीजन आ रहे हैं और विजिटर आ रहे हैं। यार अभी आपने परसों मेंढर में, हमारा एक जम्मू का एरिया है तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, वहां हमारे एयरफोर्स के 2 सिपाही, मगर 2 जवान जो है वो अपनी जान खो बैठे। कश्मीर में अभी आपने 3 उग्रवादी मार दिए, और कश्मीर वैली में इन्होंने एक भी सीट पर खड़े होने की हिम्मत नहीं की। एक भी सीट पर लेजिस्लेटिव लोकसभा की के वो एक पर भी नहीं की, और एक सीट तो ऐसी है जो जम्मू
प्रोविंस या जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को मिलाकर बनाई इन्होंने। अभी लेटेस्ट डिलिमिटेशन में उसका नाम रखा अनंतनाग रजौरी पुंछ। रजौरी पुंछ जम्मू में पड़ता है, अनंतनाग कश्मीर डिवीजन में पड़ता है। कश्मीर को एक डिस्ट्रिक्ट वहां से लिया, 2 डिस्ट्रिक्ट जहां से लिए और एक सीट जहां इन्होंने करवाई, उस पर भी नहीं। जम्मू के लोग जहां पुंछ रजौरी का जो दावा करते हैं, जम्मू जम्मू कहते हैं, ये उस पर भी नहीं खड़ा कर सके, एक भी कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा कर सके। इनका एक जो इनका फ्लैग है, इनका जो अपनी पार्टी का फ्लैग है, वो श्रीनगर में कोई लेने की हिम्मत नहीं करता कि नहीं भाई हम ये फ्लैग लेकर नहीं कर सकते। अगर तिरंगा उठाना तो बात अलग है, लेकिन हम आज का फ्लैग लेकर कहो कि खड़े हो जाए, वो हम नहीं हो सकते खड़े। लेकिन दुनिया में ये कह रहे हैं, हमारे पूरे देश में ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर में नॉर्मल सी लगा दी और 370 उड़ा दिया, अब हमें 370 सीटें दे दो। ये कितना झूठ है। इसलिए झूठ का तो अंदाजा ही नहीं अब लगाया जा सकता कि ये दिन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं और कितना नहीं। हमें सच से खतरा ये है, हम ये समझते हैं, जो सोचना चाहिए जो हमने कि ऐसे आदमी से जिसकी ऐसी शख्सियत बन जाए, जिसका ऐसा तो वो एक स्टैंड बन जाए, तो ट्रंप की जगह अभी कहीं हमारी पावर ट्रांसफर होनी होगी। अगर अपोजिशन या इंडिया या गठबंधन जीतने की तरफ ही चला जाता है, तो कल को अगर पावर ट्रांसफर होनी होगी तो उस वक्त पता नहीं क्या हो जाएगा। इन ऐसे आदमी से हमें ऐसे सोचने की जरूरत पड़ रही है अब कि कल को ट्रंप की तरह उसने तो व्हाइट हाउस फैसला करवा दिया, ये कल को क्या करवाएगा, कैसे करवाएगा, कैसे करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट को क्या इन्फ्लुएंस कर लेंगे या किसी और को क्या इन्फ्लुएंस कर लेंगे, कितना झूठ बोल देंगे कि देश में खतरा आ गया। ये कह सकते हैं कि ये जो अब दूसरे जीते हैं, इससे देश नहीं बचेगा। इसलिए खड़े हो जाओ सारे हिंदू जितने हैं, सब खड़े हो जाओ। ये तो बैठो वाला या कपड़ों से पहचानने वाला लोग जीत गए हैं, अब इनको बाद देश नहीं देना हमने, और ये कुछ भी कर सकते। हमें इतने सीरियस होने की जरूरत है। ये झूठ का सिर्फ जहां तक ही नहीं कि जब मुंह से झूठ निकल रहा है, इनकी प्रैक्टिस भी झूठी है और इनकी सोच जो है वो बेईमानी पर आधारित है। ये जो साम दाम दंड भेद, पता नहीं किसने कहा था, ये क्यों कहा था, ये कि जिस तरीके से हो जाओ पावर को खींच लो, ये सब वही साम दाम दंड जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल थे कि ईमानदारी, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन या जवाबदेही, वो रही नहीं है। ये तो वही साम दाम दंड भेद वाला जो प्रिंसिपल है, पता नहीं किसने कहा था, कैसे उस वक्त इस्तेमाल हुआ होगा जब कई राजे होते होंगे या कोई युग होता होगा। इन्होंने इस युग में उस साम दाम दंड भेद को झूठ बोलना भी इनके सच, जैसे अभी इंद्रजीत जी कह कर गए हैं कि झूठ बोलना भी इनके लिए सच। अब ये ठीक बात है, कह दो मोदी जी, अभी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो शिव वो विष्णु के अवतार है। ये तो अब इनके यहाँ और नारा रखा है, इधर पता नहीं सारे हिंदुस्तान में लिखा होगा, इधर तो लिखा है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। देखो राम को लाने वाला कौन होता है? कोई आदमी राम को ला सकता है, लेकिन जहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, राम को छोटा सा राम है, उसको उंगली लगाया हुआ मोदी जी ने, वो चल रहे हैं और उसमें से नारा दे जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। देखो अब राम के भी ऊपर हो गए हैं। अब तो इतना झूठ हो गया है कि आप बर्दाश्त क्या कि जबरदस्ती हो रही है। और वो बात किसी से भी इनके वर्कर से या किसी से हो जाए तो आप ये वायलेंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, वायलेंट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कल को ये वायलेंस के हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, अभी वोटों को तो रोक रहे हैं जी। अभी हमने खबरों में ही देखा, यूपी में भी देखा, बंगाल में भी देखा, इधर देख रहे हैं कि पूरे मोहल्ले रोक लिए हैं उन्होंने। एक दो न्यूज तो जहां मीडिया ने दिखाई है कि एक दो मोहल्लों में उन्होंने बाहर ही नहीं निकलने दिया वोटर्स को। तो अगर ये ऐसा सिस्टम आ जाएगा जबरदस्ती वाला, तो देश का हाल बहुत बुरा होगा। अच्छे सोचने वाले लोगों को और खासकर जो सोशलिस्ट लहर चल रही है हमारे देश में, चाहे कमजोर है चाहे बहुजन जो हमारा ये संवाद चल रहा है, इसे और तगड़ा होकर और ज्यादा इसे एक्टिव होकर हमें आगे चलाना होगा। और अगली पीढ़ी को हमने कोई असूलों पर आधारित, ईमानदारी पर आधारित, डेमोक्रेसी पर आधारित
ट्रांसपेरेंसी पर आधारित और जवाबदेही पर आधारित उसूलों पर हमें जनता को लाना होगा, तभी देश एक तरक्की की तरफ बढ़ सकेगा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खजूरिया जी, आपने बहुत विस्तार से बताया और जिस तरीके से 370 हटा देने के बाद भी आज इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नुमाइंदा उम्मीदवार अपना बीजेपी का जम्मू कश्मीर में नहीं खड़ा किया, तो समझ सकते हैं कि इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है 370 का। तो आपने बहुत सही तरीके से बताया। अब इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संदीप मीर जी, जो पॉलिटिकल एनालिसिस है और वह अपनी बात को यहाँ पर रखें कि आप किस तरीके से इस मोदी के झूठ को देखते हैं। मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर संदीप मीर जी को। जी संदीप जी। रत्ना जी, मैं झूठ पर बात करने से पहले दो बात सच पर कहूंगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मानव इतिहास में मनुष्य ने जो सबसे बड़ी खोजें की हैं, उसमें एक खोज सत्य की भी है, और वो इतनी गहरी और इतनी हमारे अंदर बसी हुई है कि उसको झूठ की सभ्यता हरा नहीं सकती। ये मान्यता हमारा मानवीय समाज दुनिया भर का मानता है। तो समय समय पे झूठे आते रहते हैं और वो कुछ करतब दिखाते हैं, ये इतिहास की गति रही है। तो इसलिए झूठ से सच डर जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात ये है कि मैं जो बात करूंगा वो उसमें दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये है कि आदतन झूठा है वो किसी का सगा नहीं होता, किसी का दोस्त नहीं होता। दूसरी बात है कि मैं किसी झूठे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक झूठे राजनेता के बारे में, और उससे फिर चीजें बदल जाती हैं। तो पहली बात यह है कि एक झूठा राजनेता झूठ क्यों बोलता है। तो झूठा राजनेता झूठ इसलिए बोलता है कि वो जनता को मूर्ख समझता है। वो इसलिए समझता है कि जनता से उसका कोई संवेदनात्मक रिश्ता नहीं होता, उसका जनता से कोई लगाव नहीं होता। वो जनता को सिर्फ वोट के उपभोग की वस्तु समझता है। माफ कीजिए, मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं एक झूठे राजनेता के बारे में बोल रहा हूं। तो वो जनता को सिर्फ एक वोट देने वाली मशीन समझता है, जिसके दिमाग को वो कैप्चर कर ले, और उसके बाद उसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेहिता नहीं होती। ये एक कारण होता है। एक कारण मनोवैज्ञानिक होता है, तो उसके लिए तो इलाज उपलब्ध है दुनिया भर में। एक और कारण होता है, वो होता है कि झूठ को राजनीति में रणनीति के रूप में इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये तीनों काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार झूठ बोलने से मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनोविकृति तो होती ही है, और जनता से उनका कोई सीधा रास्ता नहीं है, और एक रणनीति के रूप में काम में ले रहे हैं। उन्हें पता है कि झूठ बोलने से फिलहाल फायदा हो रहा है, तो वो फिलहाल फायदे के लिए कितनी ही बड़ी झूठें बोल सकते हैं। अब झूठ बोलने के लिए क्या करना होता है, कोई बहुत विशेष चीजें नहीं करनी होती हैं। एक तो ये करना होता है जो इंद्रजीत जी कह रहे थे कि बेशर्मा होना पड़ता है। शर्म और लाज है ना, वो झूठ बोलने के लिए अलग रखनी पड़ती है, और वो सामाजिक रूप से भी अलग रखनी पड़ती है, और व्यक्तिगत निजी रूप से भी। जो मैंने पहले कहा ना कि हमारी सभ्यता में हमने सच को हमारी सभ्यता का हिस्सा मानना है, तो झूठ बोलने से पहले आपको अपनी आत्मा को मारना पड़ता है। बहुत आसान सी बात है, आप अपनी आत्मा को जिंदा रख के झूठ नहीं बोल सकता कोई भी राजनेता। दूसरी बात यह है कि झूठ बोलने के लिए जो सबसे बड़ी जो ये प्रक्रिया है, मैं प्रक्रियाओं पे बात कर रहा हूं, वो उसमें आप समाज में झूठ इसलिए लोग नहीं बोलते कि झूठ बोलने के बाद आप सामने वाले से आंख कैसे मिलाएंगे। तो साहब मोदी जी ने तो 10 साल में सामने मतलब जनता से उन्होंने आंख मिलाई ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं हुई, क्योंकि आंख मिलाते ही तो आपको जनता की आंखों में अपना आईना दिख जाएगा, आपको तस्वीर दिख जाएगी। तो वहां पर एक चीज है, वो है कि एक लटके झटके करने पड़ते हैं। झूठ को क्या है, थोड़ा चाशनी की भी जरूरत होती है। तो ये सब इसकी प्रक्रियाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
तो क्यों बोला और कैसे बोला वो तो मैंने बता दिया। अब मैं तीसरे चरण पे आता हूं कि इसका प्रभाव क्या होता है। ये सब होने के बाद में होता क्या है? तो ये होने के बाद में होता है अविश्वास पैदा। और आज आप भारतीय राजनीति में देख रहे हैं कि मतदाताओं का राजनीतिक व्यवस्था, नेता से और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से विश्वास खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अंदरूनी विश्वास खत्म हुआ है। और ये अविश्वास इतना होता है, मतलब इतना ज्यादा व्यापक होता है कि एक समय के बाद में व्यक्ति का खुद पर भी अविश्वास होने लगता है। जो झूठ बोलता है वो अपने आप पर भी अविश्वास करने लगता है। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक का ह्रास हुआ। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में जो न्यूनतमताएं थी उनका ह्रास पिछले 10 साल में हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलने का मतलब था कि वो अलिखित कानून ही थे। प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं देश के, वो अलिखित कानून थे। और मैं आगे तो आऊंगा उस हिस्से पे कि विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो प्रधानमंत्री के बोले हुए का बहुत महत्व होता है, देश में तो होता ही होता है। एक क्या है कि इसका जो प्रभाव है वो राजनीतिक संस्कृति का पतन हुआ है। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीतिक संस्कृति जो पिछले 150 सालों में हमने बनाई, मैं मोटे तौर पे मानता हूँ 150 साल तो क्या ज्यादा हो गए थोड़े से। 1857 की क्रांति के बाद में जो राजनीतिक संस्कृति भारतीय समाज ने बनाई थी उसका ह्रास किया है। उसका ह्रास ये इसलिए किया है कि एक राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक दल के साथ एक राष्ट्र के मुखिया के रूप में उन्होंने जिस तरह का काम किया है वो हमारी संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो असंवेदनशील है। देश में किसान सड़कों पे है, कोरोना में मजदूरों की जिस हालत में हमने देखा, लोगों को नोटबंदी के मामले में किस तरीके से, तो ये सब सारा जब आपकी जनता पीड़ा में होती है तब आपकी राजनीतिक संस्कृति का पता चलता है कि जब आप पे कोई प्राकृतिक, सामाजिक और किसी भी तरह का संकट आता है। और इसलिए किसी तरह का विरोध नहीं सुनते। झूठ की एक खासियत होती है कि वो झूठ के अलावा सच सुन नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 2-3 बातें और कहूंगा। एक बात यह है कि इस झूठ का प्रभाव ये जो पड़ा है ये तो हमारे भारतीय स्थिति पे, भारत की आंतरिक स्थिति पे, भारत की पूरी दुनिया के पैमाने पे क्या भारत की छवि का क्या हुआ। तो देखिए, गोदी मीडिया और भक्त बहुत तरह की अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की विदेश नीति, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी कमजोर विदेश नीति कभी नहीं थी जितनी नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में रही। भारत अपने सारे पड़ोसियों से आप सोच सकते हैं कि कोई एक ऐसा देश जिसका किसी पड़ोसी देश के साथ मधुर संबंध नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे सस्टेन करेगा। एक ऐसे पड़ोसी की कल्पना कीजिए कि वो पड़ोसी और जिसके कोई पड़ोसी जिस पे विश्वास नहीं करता। तो इससे पीछे आप बैकग्राउंड सोचिए कि भारत के पड़ोसियों को भारत नेतृत्व देता था, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में देता था, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में दिया। तो वो जो नेतृत्व की हमारी लिगेसी थी, हमारी जो परंपरा बनी थी साम्राज्यवाद के विरोध में लड़ते हुए, उस परंपरा को मुझे लगता है कमजोर नहीं, बहुत ही कमजोर किया है। समाप्त तो नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी कमजोर परंपरा नहीं थी कि उसको समाप्त किया जा सकता है। ये इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो राष्ट्रहित है, वो राष्ट्रहित हमारे विदेश नीति को संचालित करने वाला जो मूल तत्व है, वो उन्होंने भारतीय संविधान के अनुकूल ना मान के उन्होंने राष्ट्रहित आरएसएस के हित को माना। देखिए, यहाँ अंतर है। आरएसएस का हित राष्ट्रीय हित नहीं हो सकता। वो एक तरह के सांप्रदायिक संगठन का हित है जिसका मकसद है कि लोगों में टकराहट पैदा करना, नफरत पैदा करना और एक अस्थिर समाज का निर्माण करना। जबकि भारतीय राष्ट्रीय हित जो संविधान का है उसका है कि सब लोगों की बराबरी, प्रगति हो और देश सस्टेन करे, देश में शांति भाईचारा बना रहे, वो उसका मूल तत्व है हमारा राष्ट्र का, राष्ट्रहित का। और दुनिया का कोई राष्ट्र
तभी सफल रहेगा जब उसमें स्थायित्व रहेगा, शांति रहेगी। और पिछले 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे दोनों स्तरों पे नरेंद्र मोदी जी ने इस मसले पे मात खाई है। अब मैं मेरी अंतिम बात कह ही देता हूँ, वो ये कह देता हूँ कि मुझे एक विश्वास है, हम सब लोगों को है कि आजादी के बाद भारत जो चला, भारत के साथ बहुत सारी दुनिया के देश आजाद हुए थे। आज देखते हैं उनकी हालात, क्योंकि वहां पे नरेंद्र मोदी पहले आ गए थे। मतलब नरेंद्र मोदी जैसे शासक वहां पहले आ गए थे। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, वो कह देंगे कि मैं तो अवतार हूँ, वहां पहले आ गया, यहाँ फिर आ गया। वहां पे ऐसे शासक पहले आ गए, तो जिसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। भारत को भी 10 सालों का परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये सच है। और भारत को वापस उस दिशा में लाने के लिए हमें आने वाली पीढ़ी, नौजवानों से मैं विशेषकर कहना चाहूंगा, उनको बहुत गंभीरता से सोचते हुए संविधान के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। तभी भारत दुनिया के पैमाने पे अपनी पुरानी छवि अर्जित कर पाएगा और एक स्थायित्व की समता अर्थव्यवस्था हासिल करते हुए समतामूलक समाज को की तरफ आगे बढ़ पाएगा। आपने मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप मीर जी। आपने सच और झूठ को बहुत ही विस्तार से सभी दर्शकों के बीच में रखा। आपने बताया कि भी झूठ को मतलब सच को हराया नहीं जा सकता है और सच को झुठलाया भी नहीं जा सकता है और झूठ से सच को डराया भी नहीं जा सकता है। साथ ही आपने बताया कि झूठा इंसान झूठा ही होता है, आदतन झूठा होता है। वो ऐसा नहीं है कि आज झूठ बोल रहा है तो कल सच बोलेगा, वो होता ही है। और हम सभी के जीवन में डे टू डे लाइफ में ऐसे कई झूठे लोगों का सामना होता रहता है। हमारे एक दूसरे के जीवन में भी कई झूठे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सब बातें आपने जो बताई हैं और ये एक तरह की मनोविकृति है और हमारी जिसे कहते हैं कि हमारा बदकिस्मती, मैं तो ये कहूंगी कि हमें 10 साल से एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि मनोविकृत प्रधानमंत्री मिला, जो हर बात पे झूठ बोलता था और झूठ बोलता रहा। उसके आपने प्रभाव भी बताए कि किस तरीके से झूठ बोलने का प्रभाव ये होता है कि सबसे पहले इंसान का विश्वास ही खत्म हो जाता है और जब वो अगर कभी सच भी बोले इन केस तो भी वो झूठ ही लगता है। तो आपने बहुत ही विस्तार से इस बात की चर्चा की है। अब मेरे साथी पैनल के जो हमारे संचालक हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी वाराणसी से आते हैं, वहां पे अभी इलेक्शन बाकी है और आप अपने बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे मोदी जी को ला के बिठा तो दिया आपने वाराणसी में, अब बताइए उनको वहां से कब विदा कर रहे हैं? हम वापस ले लेंगे और अडवाणी के साथ में बिठा देंगे, बताइए। चलिए आनंद प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे साथियों ने बड़े विस्तार से उसके सैद्धांतिक व्याख्या की, व्यावहारिक व्याख्या की, कानूनी व्याख्या की, संसदीय व्याख्या की। आप सारे साथियों का आभार। हम उसी में आगे हम जोड़ते हुए चलते हैं। और एक तो यह है कि मोदी जी के झूठ शुरुआती दौर में हम लोग तो उस आदर्शों के आदमी रहे हैं कि हमारा जो भी नेता है, हमने जिसको भी हम चुन लिए, अपना नेता चुन लिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हम तो विद्यार्थी राजनीति से पैदा हुए हैं। और एक जमाना हुआ करता था कि छात्र संघ भवन में अगर कोई लड़का कुर्ता पाजामा पहन के एक बार प्रवेश कर जाता था दरवाजे से तो उसकी साख बन जाती थी पूरी यूनिवर्सिटी में और ये होता था कि ये हमारा नेता है और ये जो भी कहेगा माने विश्वास होता था। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। मोदी जी ने और तो जो किया तो किया ही, एक काम जो सबसे खतरनाक किया, इन्होंने विश्वास खो दिया। कुर्ते पाजामे पर से विश्वास उठ गया, नेतागिरी से विश्वास उठ गया, राजनीतिक नेतृत्व से विश्वास उठ गया और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस तो पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा व्यापार विश्वास पर ही चलता है। और इन्होंने अपने आप को आते ही यहाँ घोषित किया कि हम तो गुजरात के हैं, हम बिजनेस करना जानते हैं। तो इन्होंने पूरे के पूरे गुजरात पर से विश्वास उठा दिया, सारे व्यापारी समुदाय से विश्वास उठा दिया, या कोई भी ऐसा समाज का तबका इन्होंने नहीं छोड़ा जिसका कि इन्होंने दोहन करके और उसको इन्होंने बेइज्जत न किया हो और उस पर से विश्वास न उठाया हो। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि सदन के अंदर खड़ा होकर के आदमी झूठ बोलता है। बाहर ठीक है, चौराहे पे आप झूठ बोल दो, बाहर झूठ बोलो, सदन के अंदर ये आदमी खड़ा होकर के झूठ बोला, नोटबंदी को लेकर के झूठ बोला और सब तो सब
13 महीने किसानों के आंदोलन में जा करके वहां घुटना टेके, उनसे माफी मांगे और उन्होंने कहा कि मैं इसको वापस ले लूंगा और जो भी उनकी मांगे थी कि इन सारे लोगों पर हम ये टैनी के ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे। और पता चला कि उसके बाद भी 5 साल का समय बीत गया और टैनी इनका बगलगीर बना रह गया। तो मतलब झूठ, ये सदन के अंदर झूठ बोले, सदन के बाहर झूठ बोले, जनता के सामने झूठ बोले, जहां कहीं भी इनको मिला जगह वहां इन्होंने केवल झूठ 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 और झूठ मिला। एक हमारी पत्रकार थी, उन्होंने कहा था इन्हें बूसी बसिया कहने पर ही उनकी हत्या कर दी गई थी कि आपने एक प्रधानमंत्री को आप बूसी बसिया आपने कैसे कह दिया। लेकिन वो अब आज हम सारे लोगों को महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा। और सब तो छोड़िए, ये इतना निर्लज्ज, इतना बेशर्म है कि अब तो कहते हुए शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सारे लोग जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री पद का नाम उसको जुड़ा हुआ है और उनको हम जो भी कहेंगे अपमान करना है उनका हुआ। लेकिन इस बेशर्म को इतनी अकल सहूर नहीं है कि ये कह रहा है, इसका प्रिय अडानी अंबानी जिसको लेकर के पूरा का पूरा कारपोरेट जगत पूरा देश उद्वेलित है, अब ये कह रहा है कि अडानी जी ने बोरा में भर भर के टेम्पो से कांग्रेस दफ्तर में पैसा भेजवाया है। अरे बेवकूफ बेशरम, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? तुम्हारा ईडी क्या कर रहा है? तुम्हारी ये सीबीआई क्या कर रही है? जब बोरा बोरा भर के पैसे, और ये सबसे पहले तो इनके ऊपर तत्काल, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज करके इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है तो प्रधानमंत्री है ये इससे गिरफ्तार नहीं होंगे, इनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और आज ये गिरफ्तार हो चाहे न हो, ये निश्चित रूप से 4 तारीख को परिणाम आने के बाद इनका पहला हक होना चाहिए कि इस आदमी को तत्काल इसको गिरफ्तार करके और जो भी ये तो एक तरीके से देशद्रोह का काम है इसका कि तुम कुर्सी पर बैठ करके ऑन चेयर तुम दुनिया के पैमाने पर धंधा करते हो, अपने माने देश की सारी संपदा तो तुम अपने मित्रों को लेकर के, पूरे एसबीआई को तुम लेकर के अडानी के जहाज में बैठ करके तुम जाते हो और ऑस्ट्रेलिया में उसके खदान का ठेका दिलवाते हो, कोयला खनन का ठेका दिलवाते हो, और तुम आज कह रहे हो। तो पहली बात तो लेकिन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है हमारा निर्वाचन आयोग? अभी जैसे बनारस में हुआ यहाँ पर कि अगर 9:30 बजे तक की परमिशन मिली है तो 9:15 बजे पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन खड़ा हो गया जाकर के डंडा लेकर के, अब आप भाषण नहीं कर सकते। हम सारे लोगों ने उसका प्रतिवाद किया। तो फिर मोदी जी के साथ होना चाहिए कि 9 बजे के बाद उनका भाषण नहीं होगा कहीं पर, केवल उनके मन की बात हम सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखिए, आप देखे रहेंगे बनारस में नामांकन करने के लिए 13 तारीख को आएंगे वो, और किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ किया जाता है और पूरे देश के पैमाने पर किया जा रहा है। जब चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के पीरियड में हमको याद है कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उस दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्में नहीं दिखाई जा रही थी अपने सिनेमा हॉल में, उनके सारे पोस्टर हटा दिए गए थे। और आज की तारीख में भी मोदी जी दांत चियारे हर पेट्रोल पंप पर यह आदमी आज की तारीख में भी मिल जा रहा है। क्यों हो रहा है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? और इस बेशर्मी के साथ, इस बेहयाई के साथ ये आदमी इस तरीके की बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है। और ये कहते हैं राम की बात कर रहे हैं। वो राम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो हमने वचन दे दिया वो प्राण जाने की हद तक हम उसका पालन करेंगे। और आप सब बात तो छोड़ दीजिए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी जिस आंदोलन में, और उस आंदोलन में तुम खड़ा होकर के उनके साथ बैठ करके उनके साथ वादा करते हो और तुमने उसको पूरा नहीं किया। तुम
और बेशक तुम आज की तारीख में ये तुम कह रहे हो कि राम मंदिर हमने बनवा दिया और अगर हम नहीं आएंगे तो ये सारे लोग उस पर बाबरी ताला लगा देंगे। इस बेशर्मी की हद तक तो इन्होंने पूरे गुजरात की बेइज्जत किया है, ये व्यापारी समाज की बेइज्जत किया है, भारत को